नमस्ते, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो मिनी चित्तौड़गढ़ से आते हैं। मिनी चित्तौड़गढ़। अब आप सोचेंगे कि चित्तौड़गढ़ का तो नाम सुना था, लेकिन ये मिनी चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो आपको बता दें, मिनी चित्तौड़गढ़ बिहार में पड़ता है और औरंगाबाद को कहा जाता है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ेंगे जिनको उनका नाम है सुशील कुमार सिंह। 4 बार के आप सांसद हैं। मैं आपका पहले भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो इंटरव्यू है, आपने कई इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिक सवालों पर चर्चा करेंगे कि आपके क्षेत्र में 5 बड़े सवाल क्या हुए। तो पहला सवाल यही है कि आप क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल समाप्त होने वाले हैं और 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो अब आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैं मोदी सरकार के कार्यकाल में मेरे वहाँ के सांसद रहते रहते विकास के जो काम हुए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में जा रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम हुए हैं, विकास के, जन सुविधा के, सहूलियत के। तो उन्हीं बातों की चर्चा करके और उन्हीं मुद्दों के आधार पर मैं अपनी जनता के बीच जा रहा हूं और उनसे उनका आशीर्वाद मांगता हूं। तो संसद जी, 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आपके कार्यकाल के दौरान जिनको हम 5 बड़े काम में गिना जा सके? देखिए, नंबर 1 जो हमारी प्राथमिकता है या हमारे सरकार की प्राथमिकता है वो सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हम लोगों की प्राथमिकता है, हमारे सरकार की, हमारे पार्टी की या हमारे नेता मोदी जी की। इसी आयाम के साथ साथ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो है गरीबों का कल्याण, जरूरतमंदों की सहायता, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार। तो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में इन आयामों के आधार पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैं सिंचाई की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख मुद्दा है उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का। कांग्रेस के शासनकाल में इस परियोजना में काम शुरू हुआ था 1975 में, जिसका प्रारंभिक लागत केवल 30 करोड़ था। 30 करोड़ से बढ़ते बढ़ते हजारों करोड़ हो गया और पूर्व की सरकारों की नेग्लिजेंसी के कारण, उनकी नाकामी के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो सकी। अभी वर्तमान लागत के आधार पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए नंबर 1 तो मोदी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की स्वीकृति दे केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने। कुटकू डैम में, इसी परियोजना का जो डैम है, कुटकू डैम कहते हैं उसे, उसमें गेट लगाने पर भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय ने 2007 में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय रोक लगा दिया था। रोक लगाया था कि ये कह के कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क है, यहाँ पानी जमा होगा तो वन को नुकसान होगा। दूसरा, ये पलामू टाइगर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पानी नहीं जमा हो सकता, इसलिए आप गेट में फाटक नहीं लगा सकते। मैंने प्रयास किया और हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और जो भी आवश्यक बदलाव हो सकता था, वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 2007 में कांग्रेस की सरकार के समय में जो रोक लगा था, उस रोक को, उस प्रतिबंध को हटाया। उसके बाद इस परियोजना को पूरा करने के लिए और धन की आवश्यकता थी, तो 2 बार में 2017 में 1622 करोड़ रुपए और 2023 में 2456 करोड़ रुपए, मतलब कुल मिलाकर
4,200 कुछ करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और काम इसका चल रहा है। जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरे संसदीय क्षेत्र के थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा को छोड़कर बाकी पूरा संसदीय क्षेत्र मेरा लगभग सिंचित हो जाएगा। ये बात हुई सिंचाई की। इसके अतिरिक्त यदि बात करें शिक्षा की, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरे प्रयास से मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित हुआ, जहां देश भर के बच्चे आज पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय भी हमने अपने प्रयास से अपने सांसद रहते रहते खुलवाया। इसके अलावा निजी हमारे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, दर्जनों ITI खुले हैं, सरकारी से लेकर निजी तक। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक ठाक सुविधा मेरे संसदीय क्षेत्र में है। अब बात करें सड़क की। सड़क की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत या भारत सरकार की एक योजना है नक्सल इलाके में सड़क बनाने की, LWE-RCP। उसके तहत किसी और जिले से, किसी और संसदीय क्षेत्र में से की तुलना में मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। बिजली के क्षेत्र में तो पूरा देश ही आत्मनिर्भर ही नहीं केवल हुआ, बल्कि अब तो गांव-गांव नहीं, टोले-टोले नहीं, घर-घर बिजली पहुंच गए। तो वो काम तो सब जगह हुआ, तो मेरे क्षेत्र में भी हुआ। तो सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब मेरे संसदीय क्षेत्र में ये जो है सड़क के मामले में यदि बात करूं तो हमारी सरकार ने वाराणसी कोलकाता एक नया अलाइनमेंट ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की स्वीकृति दी, जिसका निर्माण कार्य शुरू है। उस सड़क के बन जाने से हम मेरे संसदीय क्षेत्र का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सड़क के मामले में बहुत ही धनी हो जाएगा। और सड़क केवल आवागमन का एक साधन मात्र नहीं होता, जहाँ सड़क होती है वहाँ स्वयं रोजगार सृजित हो जाते हैं, रोजगार भी पैदा होता है। तो ये मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब करीब 100 किलोमीटर वाराणसी कोलकाता जो सड़क है मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 किलोमीटर गुजर रहा है, वो भी दक्षिणी हिस्से से, जो नक्सल इलाका था, जो पिछड़ा इलाका था, उस हिस्से से। इसके अतिरिक्त मेरे ही संसदीय क्षेत्र को बीच से एकदम से चीरते हुए एक और भारतमाला की सड़क है, भारत सरकार बना रही है, जिससे कहते हैं आमस दरभंगा। वो भी मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी और उत्तरी हिस्से को एक अच्छी कनेक्टिविटी देगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये बड़े बड़े काम इन क्षेत्रों में जो हुआ है, बहुत सारे सब स्टेशंस बने, बिजली के ग्रिड बना, बड़ा बड़ा सड़कें बनी। हमारे औरंगाबाद में एक पुराना छोटा जिला अस्पताल हुआ करता था। अभी भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन योजना के तहत करीब करीब 35-40 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का 8 तल्ला भवन बन रहा है, जहां सारी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और अब कहने के लायक अच्छा जिला अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हर क्षेत्र में मेरे ही प्रयास से अब तो वो इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहा, वो काराकाट में चला गया। लेकिन औरंगाबाद जिले में ही 2 NTPC का प्लांट चल रहा है, बनकर तैयार हुआ है, जहां हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। करीब 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन अभी हो रहा है, 2000 और आगे होगा, जिसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मेरा संसदीय क्षेत्र एक मतलब अब पिछड़ा हुआ हिस्सा इलाका नहीं रहा। हालांकि विकास की भूख होती है, मेरे में भी है, लोगों में भी होती है। तो जब विकास की बात हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। इसलिए अगर नहीं कहेंगे कि हमारा इलाका बहुत विकसित है तो फिर होगा कि तब जब विकसित इलाका ही है तो आपको ज़रूरत क्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि विकास जितना होता है
विकास की भूख लोगों में उतनी ही और जगती है, अधिक बढ़ जाएगा। अपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन वैसे आप जब तुलना करेंगे कहीं और से तो देखेंगे कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की स्थिति हर मामले में अच्छी है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो मेरा क्षेत्र ये जो ग्रैंड कॉर्ड लाइन है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर आसनसोल तक जो कलकत्ते को जाती है, इसमें मेरा संसदीय क्षेत्र को 2 हिस्से में बांटता है ये रेलवे लाइन। उसमें कई सारे स्टेशन हैं जिनमें 3 स्टेशनों का विकास, वहाँ जन सुविधाओं की बढ़ोतरी अमृत भारत योजना के तहत हो रही है। और अभी लिफ्ट लग गया है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ। प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को बाकी और सुविधाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। यात्री सुविधाएं हैं, सहूलियत है। तो एक एक स्टेशन पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, वो हो भी रहा है वो काम। बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव, दर्जनों गाड़ियों का स्टॉपेज मैंने अपने प्रयास से अपने संसदीय क्षेत्र में कराया है। कुछ और बाकी है, वो भी धीरे धीरे जल्दी ही हो जाएगी। जहाँ पहले आरओबी नहीं हुआ करते थे, रेलवे जहाँ फाटक होता था वहाँ घंटों घंटों जाम की समस्या होती थी। एक तो बनकर तैयार हो गया जो औरंगाबाद पटना नेशनल हाईवे के ऊपर है। 2 बनकर अभी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, एक रफीगंज में, एक गुरारू में। इसके अतिरिक्त और भी बाकी जगह प्रस्तावित है जो बन के, तो इस तरह के जन सुविधा के मामले में, सहूलियत के मामले में, जिसको पब्लिक एम्यूनिटी कहते हैं, और रेल यात्रियों के लिए स्टॉपेज एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। हमेशा लोग कहते हैं कि इस गाड़ी का ठहराव होना चाहिए स्टेशन पर, इस गाड़ी का। हाँ, ये अधिकांश मांगे। तो ये अपेक्षाएं भी लोगों की पूरी हुई हैं। तो सांसद जी, जैसे एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि जैसे आपके संसदीय क्षेत्र में ये सुविधाएं पहुंची और आपने जैसा कहा कि विकास की भूख तो हमेशा रहती है और आमजन में भी होनी चाहिए। अब आम जनता से जुड़ा अभी आपने देखा होगा कि बिहार में सियासी भूचाल आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाला बदला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम जनमानस जब वोट देता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, फिर ऐसी परिस्थितियां जनता के सामने आती हैं। मान लीजिए 2015 में नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन था, तो जनता ने जो वोट दिया महागठबंधन को दिया। फिर 2020 में एनडीए का गठबंधन था, तो फिर वो पाला बदल के। तो इससे जब आप लोग जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या इन चीजों को मानती है कि मतलब? देखिए, ये सवाल आपका जो किसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी में कोई आता है या जाता है, भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी है जहां जनसंघ के काल से खड़ी थी। कोई आया कोई गया, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इधर से उधर होने का काम नहीं करती। कोई आता है कोई जाता है। और नीतीश कुमार जी तो पुराने साथी थे। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 17 सालों तक अटूट गठबंधन चला। उसके बाद कुछ राजनीतिक कारण रहे या कुछ और मजबूरियां रही होंगी जिसके तहत वो अलग हुए, फिर से आए। लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा है कि अब हम यहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर राजनीति और प्रदेश की सेवा करेंगे। अच्छा सांसद जी, चर्चा ये भी है कि औरंगाबाद से ही जुड़ी, वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध है सिंह कोटी, उसका क्या राज है? वो देखिए, वो मेरा जो आवास है उसका नाम उस समय में बहुत छोटा था, उस समय उसका नामकरण हुआ था। और वैसे वो 2 पीढ़ियों से लोक सेवा का केंद्र है। बेखटक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब से गरीब हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय समुदाय से आता हो, निसंकोच बेखटक उस लोक सेवा केंद्र में, जिसे आप सिंह कोठी कह रहे हैं, आता है। उसे किसी भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं होती। बड़े उम्मीद लेकर, दावे के साथ, अधिकार के साथ आता है। वहाँ पूरे सम्मान के साथ लोगों की सेवा होती है। मैं नहीं भी जब अपने आवास पे रहता हूँ तो जो कोई भी जाएगा उसकी
उचित बखूबी खातिरदारी होती है, उसको सम्मान के साथ बैठाया जाता है, उनको पानी, पत्तर, चाय, नाश्ता जो भी होता है, और इसके साथ उनकी आवश्यकता की पूर्ति, उनकी परेशानी क्या है, उनकी कठिनाई क्या है, वो किस कारण से आए हैं, मेरे रहने पर भी और मेरे नहीं रहने पर भी ये सेवा निरंतर मेरे लोगों को, मेरे मतदाताओं को मिलती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पिताजी के समय से वो स्थान जो मेरा निवास है, लोक सेवा का, जन सेवा का एक केंद्र है और लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। तभी तो गरीब से गरीब व्यक्ति, पुरुष हो यहाँ तक कि महिला अकेले आती है, गरीब से गरीब है, छात्र आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको एक उम्मीद है, उम्मीद से आते हैं। अगर मैं काम नहीं करता, लोगों की सेवा नहीं करता, लोगों को सम्मान नहीं करता, उनकी भावनाओं का कद्र मैं नहीं करता, तो कोई नहीं आता किसी के पास। आदमी सम्मान का भूखा है। अगर मैं सम्मान नहीं देता तो कोई मेरे पास नहीं आता। लेकिन वहाँ इतने अधिक संख्या में लोग आते हैं, इतनी भीड़ रहती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं गया था, बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं लौट गया। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भैया, जब मैं लोगों का काम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, तभी तो लोग आते हैं। बिल्कुल। अगर मैं लोगों को सम्मान नहीं देता, लोगों का काम नहीं करता, तो मेरे विषय में ये प्रचारित हो जाता कि भाई वो तो सम्मान नहीं देते हैं, उनका व्यवहार बड़ा रूखा है, उनके अंदर अहंकार है, वो काम नहीं करते हैं, तो फिर कोई नहीं आता। इसलिए भीड़ तो नेता के घर की, आवाज की शोभा है और लोगों का संबंध है, अपनापन है, विश्वास है, भरोसा है नेता के ऊपर, तभी तो आते हैं। तो ये एक आवास का नाम है, हर मकान का, हर घर का एक नाम होता है, लेकिन असलियत में वो जन सेवा का एक केंद्र है। जी सांसद जी, बस एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। जब आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा ये पूछा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए, नीतीश जी ने भी मंच को साझा किया कि स्पेशल पैकेज बिहार को कब मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या मिलना चाहिए, या फिर जब भी आप पार्लियामेंट में आते हैं तो मोदी जी से मुलाकात होती है तो आप इस बात को कहते हैं कि स्पेशल पैकेज बिहार को मिलना चाहिए? देखिए, स्पेशल पैकेज के अपने कुछ नियम हैं और उस नियम के आधार पर केंद्र से राज्यों को सहायता मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्पेशल पैकेज के आधार पर या ऐसे भी बिहार को केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत मदद दिया, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, बाकी दूसरे चीज़ों के मामले में। और अब मैंने बताया ना कि अब वाराणसी कोलकाता सड़क ये बिहार को मिला, आमस दरभंगा ये पूरी तरह से बिहार का है, और बहुत सारी सड़कें हैं। अब सिंचाई राज्य का विषय है, सिंचाई परियोजना को पूरा करना ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार ने यदि 4,200 करोड़ से भी अधिक रुपया सिंचाई योजना के लिए दिया है तो इसको आप स्पेशल पैकेज ही कहेंगे। तो स्पेशल पैकेज एक शब्द अगर इसको हम ये करें तो बिहार को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। और मोदी जी के रहते रहते अब फिर पुनः जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो बिहार के लोगों की उम्मीद है, बिहार के लोगों को आशा है, मोदी जी पर उनको भरोसा है क्योंकि मोदी की गारंटी है। तो बिहार को पिछड़ेपन से, बिहार के कई जिले, बिहार के 15 से अधिक जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है, आकांक्षावान जिले का, कि ये देश के औसत विकास से पीछे रह गए हैं। इनका विकास करके देश के औसत विकास तक इनको ले आना है, पहुंचाना है, जिनमें बिहार के 15 जिले हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र का दोनों जिला उसमें है, औरंगाबाद भी है और गया है। तो इसी को तो कहते हैं स्पेशल पैकेज, यही विशेष केंद्रीय सहायता है। तो इस तरह से मोदी जी ने बिहार के ऊपर हमेशा विशेष ध्यान दिया है
और हमेशा अलग से केंद्रीय सहायता बिहार को मिली है, आगे भी मिलेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सर एक सवाल ये भी था कि जो गजना महोत्सव जो लगता है पहले की अपेक्षा, फिर आपने जो प्रयास किया, अब गजना महोत्सव का आकार प्रकार बहुत बड़ा हो चुका है, इस पर आपकी विशेष टिप्पणी, आपके ही प्रयास से वो हुआ? देखिए, औरंगाबाद सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में बड़ा धनी जिला है। यहाँ गजना महोत्सव तो एक महान शक्तिपीठ है ही, सिद्धपीठ है। उसके अलावा गजना धाम के अतिरिक्त हमारा देव का सूर्य मंदिर है, उमगा में उमलेश्वरी माता हैं, देवकुंड में भगवान शंकर का आदि अनादिकाल का पुराना मंदिर है। तो औरंगाबाद में इस तरह से कई देखेंगे तो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, और वहाँ महोत्सवों का जिला इसीलिए औरंगाबाद को कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे महोत्सव होते हैं जिनमें कई सारे सरकारी स्तर पर ही होता है। जैसे अभी कल ही देव में सूर्य महोत्सव था, अचला सप्तमी के दिन, वो हर साल होता है, जिस दिन भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाती है, यानी कि भगवान सूर्य का जन्मदिन माना जाता है। तो उसी प्रकार से गजना धाम भी है। पहले गजना में सुविधाओं का बड़ा अभाव होता था, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रयास से वहाँ अब काफ़ी अच्छा, अब आप जाएंगे तो देखेंगे। और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, निर्विकार हैं। और वहाँ प्रसाद के रूप में पूड़ी, जिसको वहाँ कढ़ाई कहते हैं, कि कढ़ाई चढ़ता है। आप कितना भी थोड़ा भी घी लेकर जाएंगे और आप उससे जब प्रसाद बनाएंगे तो वो घटेगा नहीं, ऐसी मान्यता है। तो वो एक बहुत ही सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ है, और करोड़ों लोगों की आस्था है। मेरी तो पूरी आस्था है और मैं हमेशा वहाँ जाता रहता हूँ, और मातेश्वरी की कृपा भी है। तो इस तरह से औरंगाबाद ज़िले में बहुत सारे महोत्सव होते हैं, और कई महोत्सव तो सरकारी स्तर पर भी होता है, सरकार के बजट से होता है। तो इस औरंगाबाद का इस मामले में बड़ा महत्व है, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में। जी सर, एक सवाल और है। लगातार आपने देखा होगा नवीनगर को अनुमंडल बनाने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन समय समय पर आवाजें उठती रहती हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नवीनगर को अनुमंडल बनाया जाना चाहिए? देखिए, जनता को अधिक से अधिक सुविधा और अधिक से अधिक सहायता के लिए प्रशासन को उनके नज़दीक तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल। ताकि उनको अपने छोटे बड़े किसी काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, कम से कम उनका समय खर्च हो, उनको आने जाने का खर्च भी कम लगे। तो इसलिए मैं उस सिद्धांत के आधार पर इस बात का समर्थक हूँ कि अनुमंडल होना चाहिए। सरकार को इस बात का सर्वे करना चाहिए कि कौन से ज़िले में अभी तक अनुमंडल की आवश्यकता है, और उसके आधार पर नीति बनाकर अनुमंडल या कहीं प्रखंड या कोई बहुत बड़ा जिला है तो जिला, तो एक नीति के तहत सरकार को इस काम को करना चाहिए। जो अब अंग्रेजों का राज तो यहाँ रहा नहीं। पहले तो एक एक जिला मुख्यालय किसी एक छोर से 250-300 किलोमीटर हुआ करता था। जो आज मगध प्रमंडल है, जिसमें 5 जिले हैं, वो एक जिला हुआ करता था। आज मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। आप लोगों को जिले के स्तर के अधिकारी तक पहुंच आसान हुआ है। वो पहुंच जाते हैं अपना काम कराने के लिए और कराते हैं फिर वापस। तो इसी सिद्धांत के आधार पर मैं अनुमंडल बनाने का समर्थक हूं, और मेरी सरकार से मांग भी है कि अनुमंडल का निर्माण होना चाहिए, ताकि लोगों की पहुंच आसान हो, वो अपना आवश्यक काम कम से कम समय में, कम से कम खर्च में करा ले सके। जी सर, एक सवाल और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे किसान आंदोलन एक बार फिर से
उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारी सरकार बहुत ही गंभीरता के साथ, पूरे सम्मान के साथ किसानों से वार्ता कर रही है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और मंत्री गए थे। किसानों से सकारात्मक दिशा में बातचीत चल रही है। किसानों ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब मुझे उम्मीद है कि बड़े सम्मानजनक तरीके से इसका समाधान निकल आएगा। लेकिन सर, किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तस्वीरें ऐसी आ रही हैं विचलित कर देने वाली हैं। किसान अपनी मांग को लेकर वार्ता हो रही लेकिन विफल हो जा रही हैं चर्चाएं। तो आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों किसान ही हमें अन्नदाता है। किसान ही अगर नहीं रहेगा या उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो बड़ा मुश्किल में हो जाएंगे। देखिए, किसानों पर गोलियां कभी नहीं बरसाई गई हैं और कभी नहीं बरसाई जाती हैं और न कभी बरसाई जाएगी। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, जो एंटी नेशन है, जैसे अगर किसान का आंदोलन है तो वहाँ खालिस्तान के समर्थन में बैनर लगना, ये कोई किसान नहीं है। किसानों के आड़ में असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व इस काम को कर रहे हैं। तो जो आदमी देश विरोधी काम करेगा उसके ऊपर तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा। किसान है तो फिर किसान की बात कर रहे हैं और सरकार सम्मानजनक तरीके से बात भी कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से और मुझे लगता है कि जो सच्चा किसान होगा वो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त होगा, निश्चित रूप से वो राष्ट्रवादी होगा। लेकिन वहाँ खालिस्तान का बैनर लगना, इसका मतलब कि वो किसान नहीं है, वो कोई ना कोई बैड एलिमेंट है, कोई ना कोई देश विरोधी ताकत है। तो उनके ऊपर तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।